आज का जो टॉपिक है दैट इज यूनिट 3 ऑफ बिजनेस लॉ और ये हमारा लास्ट यूनिट रह गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? जी मैम। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हर एक एक्ट, हर एक लॉ के लिए एक एक्ट बनाया गया है पूरा प्रॉपर, इसी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी एक एक्ट बना है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, which apply and extends to the whole of the country। ठीक है, ये पूरे इंडिया के ऊपर चलता है और इवन ये जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आगे जब आपको मतलब पता चलेगा तो आपको समझ आएगा कि ऑल ओवर इंडिया क्यों एप्लीकेबल है। इवन जब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 सेक्शन था उस टाइम पे भी ये वहां पर एप्लीकेबल था। ठीक है, नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है। सबसे पहले नेगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल वर्ड मींस ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, यानी जिसको आप ट्रांसफर कर सको। ठीक है, वो होता है नेगोशिएबल। एंड द इंस्ट्रूमेंट मींस अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय व्हिच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। यानी इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे डॉक्यूमेंट को बोला गया है जो कि एक पर्टिकुलर हक देता है किसी एक पर्सन को जिसके नाम वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, thus the term in negotiable instrument literally means a written document which creates a right in favor of somebody and is freely transferable by the delivery। ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो क्रिएट करता है फेवर एक पर्टिकुलर पर्सन की हक में ये बात चलती है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को किसी एक पर्सन के राइट में बोला जाता है और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो चेक या फिर मनी। ठीक है, चेक और मनी भी हमारे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पीस ऑफ पेपर है व्हिच इज एंटाइटल्ड टू अ पर्सन इन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। एक आप लोग बोल सकते हैं पीस ऑफ पेपर है जो कि आपकी ट्रांसफरेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मनी इज ऑल्सो अ पीस ऑफ पेपर जिसको हम लोग एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब समझ में आया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का ओके। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड इजीली नेगोशिएबल। सबसे पहली चीज, इसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो और इसको नेगोशिएट करने के लिए आसानी से यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बेसिक टर्म जैसे हमने एग्जांपल लिया था मनी और चेक का, तो मनी जो है वो हमारे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज होता है। और अगर 20 रुपीज का नोट्स है तो आप इजीली, आपके हाथ में 20 रुपए का नोट है, आप 20 रुपए से कुछ भी चीज खरीद सकते हो। ठीक है, नेगोशिएट कर सकते हो किसी पर्सन से किसी चीज के लिए। ठीक है, ओके। और इसके अंदर लिखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, इसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फॉर ऑल डिफेक्ट्स। जो टाइटल है होल्डर का, जिसके नाम पे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो बेसिकली कोई डिफेक्ट नहीं होता उसके अंदर। पैसे अगर आपके हाथ में है तो वो पैसे आपके हैं, और अगर वो पैसे आपने किसी और को दे दिए तो वो पैसे उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी होल्डर का डिफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजिंग। थर्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करें, दैट इज ट्रांसफरी कैन स्यू इन हिज ऑन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर। वो अपने खुद के नाम पे इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं पहले। अ बिल, नोट और अ चेक represents a debt। ठीक है, an actionable claim and implies the right of the creditor to recover something from the debtor। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक्स हैं, ये सब चीजें, इसमें आपको डेटर को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके हाथ में चेक है तो आप डायरेक्टली बैंक के पास जाएंगे और उससे वहां पर जाके अपने चेक को कैश करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको उस पर्सन की जरूरत नहीं है जिस पर्सन के अकाउंट से पैसे कटने। ठीक है, अगर उस पर्सन ने आपको चेक दे दिया है,
साइन करके दे दिए हैं, आप डायरेक्टली बैंक के पास जाएंगे, वहां पे आपको उस पर्सन को लेके जाने की जरूरत नहीं है जिसके अकाउंट से आपको पैसे निकलवाने। ठीक है, समझ आया ये थर्ड पॉइंट? फोर्थ यस मैम। फोर्थ इज प्रिजम्पशन के क्या क्या चीजें जरूरी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए। ये सेक्शन 118 से 119 के बीच में लिखी गई है। सबसे पहली चीज फॉर अ कंसिडरेशन, यानी सबसे पहली चीज जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास चेक है तो चेक भी किसी अमाउंट का होगा, 10,000 लिखा होगा, 20,000 लिखा होगा, कितना भी अमाउंट लिखा होगा, बट उसके ऊपर एक कंसिडरेशन मेंशन होगा। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होने के लिए एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज एज टू डेट, फिर उसके बाद उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब तक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कब तक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी उसके ऊपर एक्सेप्टेंस टाइम भी लिखा होना चाहिए कि किस दिन इसको दिया गया था और किस दिन तक ये चलेगा। नेक्स्ट इज एज टू ट्रांसफर, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये भी लिखा होगा कि किसको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एज टू द टाइम ऑफ इंडोर्समेंट, यानी जब आपने उसको कैश कराया तो उस टाइम की भी कुछ कंडीशंस उसके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी गई होनी चाहिए। एज टू स्टैम्प्स, यानी आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प होना भी जरूरी है। नेक्स्ट एज टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स, यानी आपका जो होल्डर है उसका नाम भी उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। तो ये सब थी क्या क्या चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होना जरूरी है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी आपके जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेटस, यानी आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रोमिजरी नोट। ये आपके तीन ऐसे हैं जिनको आप स्टेटस के तौर पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। सेकेंड टाइप है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। ट्रेड के लिए जो यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज बैंक का जो नोट होते हैं, जो नोट्स हमारे पैसे जो मनी टर्म्स में हमारे पास होता है, एक्सचेकर बिल, शेयर वारंट्स, बियरर डिबेंचर, डिविडेंड वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मैम थोड़ा कट कट के आ रहे हैं। अभी क्लियर आ रही है? मैम अभी भी नहीं? यस मैम अब क्लियर आ रही है। ओके, चलो फिर हाँ, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा था स्टेटस के तौर पे प्रोमिजरी नोट। ठीक है, प्रोमिजरी नोट क्या होता है? इस एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर प्रोमिजरी नोट के बारे में लिखा गया है। अ प्रोमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न, ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or order of a certain person to bear of the instrument। प्रोमिजरी नोट एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर मेकर के, जिसने प्रोमिजरी नोट को बनाया, उसके साइन होते हैं, जितना पैसा पे करना है वो अमाउंट लिखा गया होता है, एंड इवन जिस पर्सन को ये पैसे दिए जाने हैं उसके बारे में भी लिखा होता है। ठीक है, प्रोमिजरी नोट बेसिकली प्रॉमिस वर्ड से इसको प्रोमिजरी बनाया गया है कि इफ समबडी प्रॉमिस टू अनदर पर्सन और उसको वो रिटर्न में प्रॉमिस करता है तो उसको हम प्रोमिजरी नोट बोलते हैं। ठीक है, स्पाइसमैन देख लीजिए कि प्रोमिजरी नोट दिखता कैसा है। दिस इज अ स्पाइसमैन ऑफ अ प्रोमिजरी नोट। इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है। 10,000 का प्रोमिजरी नोट है, सम ऑफ मनी लिखा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। किस जगह पे लिखा गया है? न्यू दिल्ली में ये प्रोमिजरी नोट बना, सितंबर 25 में बना, 2002 का है। ठीक है, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे रमेश सन ऑफ रामलाल ऑफ मेरठ और ऑर्डर अ सम ऑफ मनी ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इन्होंने, जिसने भी ये प्रोमिजरी नोट बनाया है उसने यहाँ पे प्रॉमिस वर्ड यूज किया है। ठीक है, प्रॉमिस वर्ड होना बहुत जरूरी है। ऑन द डिमांड आई प्रॉमिस, इसने प्रॉमिस किया है जिस पर्सन ने प्रोमिजरी नोट बनाया है। वॉइस कट के आ रही है? क्या मेरी वॉइस कट के आ रही है? यस मैम, बीच बीच में कट रही है आपकी वॉइस।
नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज। अभी क्लियर आ रही है? अभी कराऊं? यस मैम, अब आ रही है। चलिए ठीक है। ये प्रॉमिसरी नोट है जो ये मिस्टर संजीव ये संजीव ने जो भी है, ये मिस्टर संजीव ने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया है और इसमें प्रॉमिस किया है कि वो रमेश को 10,000 रुपीज पे करें। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस मेंशन है एंड इवन राजीव ये जो संजीव है इनका स्टैम्प भी लगा हुआ है। तो दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट व्हेन समबडी प्रॉमिस टू अनदर पर्सन कि मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा। ठीक है, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं हमारी प्रॉमिसरी नोट में? इसमें दो पार्टीज आती हैं। फर्स्ट इज द मेकर और दूसरा होता है द पे। मेकर कौन होता है? द पर्सन हु मेक्स द नोट एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट। मेकर या फिर ड्रॉर उसको बोलते हैं जिसने प्रॉमिस किया है, वो जिसने बेसिकली वो प्रॉमिसरी नोट बनाया है। ठीक है, ऊपर वाले उस एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जो वो संजीव है जिसने वो प्रॉमिसरी नोट बनाया था वो मेकर है। ठीक है, सेकंड पार्टी कौन होगी प्रॉमिसरी नोट में? सेकंड विल बी द पेई। पेई कौन होता है? जिस पर्सन को वो पैसे पे करने हैं। ठीक है, जिस पर्सन को पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पेई कौन है? पेई इज रमेश जिसको पैसे दिए जाएंगे एंड यहाँ पर मेकर कौन है? मेकर इज संजीव जिसने पैसे देने हैं। Okay. In course of transfer of promissory note by payee and the other, the parties involved may be। अगर जो ये पेई है, जिस पर्सन को पैसे मिलने हैं, वो ये प्रॉमिसरी नोट किसी और को आगे ट्रांसफर कर देता है तो कौन कौन सी पार्टी आएंगी? फर्स्ट इज इंडोर्सर। इंडोर्सर बेसिकली पेई ही होता है जो आगे ट्रांसफर कर रहा है, और इंडोर्सी जिसको वो दिया गया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिबू एंड प्रतिभा ने एक दूसरे के साथ में प्रॉमिसरी नोट साइन किया। ठीक है, हिबू ने प्रॉमिस किया कि वो प्रतिभा को 10,000 रुपीज पे करेगी। ठीक है, इस टाइम पे हिबू इज अ मेकर एंड प्रतिभा इज पे। यहां तक क्लियर हुआ सबको? जी मैम। प्रतिभा एंड पूजा यहां तक क्लियर हुआ? तब इसका आगे का समझ में आएगा। हाँ जी मैम। प्रतिभा? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेकर इज हिबू एंड द पेई इज प्रतिभा। अब इसके बाद क्या हुआ? प्रतिभा ने कुछ पैसे पूजा को देने थे, तो प्रतिभा ने उन पैसों के बदले वो प्रॉमिसरी नोट आगे पूजा को ट्रांसफर कर दिया। अब इस केस में क्या होगा कि ये जो पेई था यानी प्रतिभा अब इंडोर्सर बन जाएगी और जो पूजा है वो इंडोर्सी बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही हिबू प्रतिभा को 10,000 रुपीज देगी, प्रतिभा 10,000 रुपीज आगे पूजा को ट्रांसफर कर देगी। ये समझ में आया प्रॉमिसरी नोट का वर्किंग? जी मैम। ओके, प्रतिभा एंड पूजा को क्लियर हुआ? यस मैम। पूजा? पूजा आपको समझ आया? पूजा है नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं असेंशियल्स की क्या क्या चीजें जरूरी है एक प्रॉमिसरी नोट के टाइम पे। सबसे पहली चीज इज इट मस्ट बी रिटन। ठीक है, जो प्रॉमिसरी नोट है हमेशा रिटन फॉर्म में होगा। A promissory note has to be in written। ठीक है, a oral promise to pay does not become a promissory note। अगर कोई पर्सन orally किसी को प्रॉमिस कर देता है तो वो एक promissory note नहीं माना जाता। The written may be on any paper or book। written कहीं पे भी हो सकता है, किसी पेपर पे हो सकता है, किसी बुक पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें, यहाँ पर एक पर्सन ने किसी जगह पर लिखा है आई प्रॉमिस टू नहीं असाइन A signs the instrument in the following terms। A ने ये चीजें लिखी हैं। I promise to pay B और order ₹500। A ने promise किया कि मैं B को 500 रुपए पे करूंगा। I acknowledged myself to be intended to be ₹1,000 to be paid on demand for the value received। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है एक प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल है। अगर कोई पर्सन इस तरीके से किसी को नोट एक पेपर के ऊपर ये चीज रिटर्न में देता है तो उसको हम प्रॉमिसरी नोट मानते हैं। और ये ऑन डिमांड पे किया जाता है, यानी हिबू और प्रतिभा के बीच में प्रॉमिसरी नोट साइन हुआ,
प्रतिभा को कल को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ जाती है, तो प्रतिभा उस प्रोमिजरी नोट के दम पे ये बोल सकती है हिबू को कि आप मुझे वो 10,000 रुपए आज पे करिए। जिस दिन प्रतिभा बोल देगी हिबू को उसी दिन पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके एसेंशियल्स में सेकंड पॉइंट आता है, इट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे। इस प्रोमिजरी नोट के अंदर पहली बात तो वो रिटर्न में होना चाहिए, और दूसरी बात कि जो प्रोमिजरी नोट है इसमें वर्ड प्रॉमिस लिखा होना चाहिए। प्रॉमिस इन्वॉल्व होगा तभी वो एक प्रोमिजरी नोट माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है तो हम उसको प्रोमिजरी नोट मानेंगे। जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखा है, आई एम लाइबल टू पे I am liable to pay to B ₹500. This is not a promissory note, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उसने ये बात प्रॉमिस नहीं करी है कि ए ने ये बोला कि मैं लाइबल हूं, मैं जिम्मेदार हूं बी को 500 रुपए पे करने के लिए, बट उसने यहाँ पे प्रॉमिस नहीं किया, ठीक है। अगर कोई प्रॉमिस वर्डिंग के अंदर ये बात लिखता है तो वो एक प्रॉमिसरी नोट बनता है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है, नेक्स्ट टाइप इज बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला था प्रोमिजरी नोट, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में किसी ने सुना है कभी? कभी सुना है किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में? नहीं सुना? भुवन, प्रतिभा, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? यस मैम। आप लोगों ने कभी सुना है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में? यस मैम। सुना है? बताइए फिर क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बदले में वो हमें बिल देते हैं। बिल्कुल, बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है उसको। चलो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या लिखी गई है। सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट सेज a bill of exchange is an instrument in written containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न में होता है, जिसके ऊपर मेकर साइन करता है, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है वो साइन करेगा। अमाउंट लिखी जाएगी कि कितने अमाउंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, किस पर्सन को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जा रहा है, ये सब चीजें उस पे मेंशन होंगी। फॉर एग्जांपल, Mr. X purchased goods from Mr. Y for 1,000 rupees. This is a bill of exchange. उन्होंने एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज किए, एक ने पैसे दिए दूसरे ने गुड्स दिए, ठीक है। दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, ये होता है स्पाइसमैन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इस तरीके का दिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे लिखा है 10,000 रुपीज की डील हुई है, न्यू दिल्ली है। Y2 2001 की डील है। 5 months after the date, pay Tarun or order to sum of rupees 10,000 rupees for a value received। यानी 5 महीने के बाद में तरुण को 10,000 रुपए पे करे जाएंगे, ठीक है। किसको, सॉरी, जो तरुण है वो पैसे पे करेगा, किसको पे करेगा? समीर को पे करेगा। एक्सेप्ट कौन कर सकता है इन पैसों को? समीर एक्सेप्ट करेगा। और स्टैंप किसकी लगी हुई है? राजीव की, ठीक है। अब पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की जाए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज ड्रॉअर, सेकंड इज ड्रॉई एंड थर्ड इज पे। अगर मैं बात करूं हु इज ड्रॉअर, द पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर फॉर मेकिंग पेमेंट, जो कि ऑर्डर कर रहा है पैसे पे करने के लिए, उसको हम ड्रॉअर बोलेंगे। ड्रॉई कौन होता है? द पर्सन टू whom the order to pay is made। जिस पर्सन ने पैसे देने हैं उसको हम लोग ड्रॉअर बोल रहे हैं। और पेई कौन होता है? पेई वो पर्सन जिसको पैसे दिए जाएंगे। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल हिबू ने प्रतिभा को ऑर्डर किया कि आप पैसे पे करिए पूजा को, ठीक है। तो इस केस में हिबू ड्रॉअर है, उसने ऑर्डर किया। प्रतिभा ड्रॉई है, उसने पैसे पे करने का प्रॉमिस किया। और पूजा जो है वो पेई है, जिसको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है।
ये 3 पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। एसेंशियल्स क्या क्या है, क्या चीजें जरूरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में? इट मस्ट बी इन रिटन, हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में होगा, ठीक है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, पहली चीज इसके अंदर लिखा होना चाहिए कि ऑर्डर किया गया है किसी पर्सन को पैसे पे करने के लिए। तीसरी चीज, द ऑर्डर टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन या कोई भी शर्त उस टाइम पे नहीं रखी गई है। फोर्थ, इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉअर, यानी जिसने ऑर्डर किया है उस पर्सन के उसके ऊपर साइन होंगे। द ड्रॉअर, ड्रॉई एंड द पे मस्ट बी सर्टन, तीनों डिफाइंड होने चाहिए कि ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है, ठीक है। जितने पैसे पे करने हैं वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिखे होने चाहिए। द बिल मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ पैसे दिए जा सकते हैं और कुछ नहीं दिया जा सकता। It must comply with the formalities as regards date, consideration and stamp, इसके अंदर ये बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी की गई होनी चाहिए। डेट लिखी होनी चाहिए, कितना अमाउंट है, कंसिडरेशन कितना है वो लिखा होना चाहिए और स्टैंप लगी होनी चाहिए। स्टैंप बेसिकली साइन होता है। अब प्रोविजनरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिफरेंस पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टीज की अगर बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं, जैसे हमने पढ़ा ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे, ये 3 पार्टीज होती हैं। और प्रोविजनरी नोट में सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं, मेकर एंड द पे, ठीक है। सेकंड डिफरेंस इज प्रॉमिस। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं रखी जाती, बट प्रोविजनरी नोट के अंदर ये प्रॉमिस किया जाता है कि हम पैसे पे करेंगे। थर्ड इज नेचर ऑफ लाइबिलिटी, किस तरीके की लाइबिलिटी है? द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज सेकेंडरी एंड अनकंडीशनल, ड्रॉअर कौन है? जिसने ऑर्डर किया। ड्रॉई कौन है? जिसने पैसे देने हैं। और पेई कौन है? जिसको पैसे मिलेंगे। तो ड्रॉअर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी कैसे है? ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनेगी जब ड्रॉई पैसे पे नहीं करेगा पेई को, ठीक है। बट इसके अंदर अगर प्रोविजनरी नोट की बात की जाए, द लाइबिलिटी ऑफ मेकर इज प्राइमरी, मेकर जो पैसे देता है, पेई जो पैसे लेता है, तो मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है, वो पैसे पे करेगा। फोर्थ पॉइंट इज एक्सेप्टेंस, इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस टू बिकम अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी जरूरी होती हैं और प्रोविजनरी नोट के अंदर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो सेम आइडेंटिटी ऑफ पेयर एंड पे, द ड्रॉअर एंड पे मे बी द सेम पर्सन, जरूरी नहीं है कि जिसने ऑर्डर किया वो अलग हो, जरूरी नहीं है जिसने ऑर्डर किया है वो अलग हो, सेम पर्सन और ड्रॉअर भी हो सकता है और सेम पर्सन पे भी हो सकता है। हो सकता है हीबू ने ही प्रतिभा को ऑर्डर किया कि मुझे 10,000 रुपए पे करिए, तो यहाँ पर इस केस में हीबू ही ड्रॉअर होगी और हीबू को ही पे माना जाएगा क्योंकि पैसे भी हीबू को मिलेंगे। बट प्रोविजनरी नोट के अंदर मेकर और पे सेम नहीं हो सकते। Sixth point is payable to bearer. It can be payable to the bearer. It cannot be drawn by payable to the bearer on demand. Wait a minute, please. यहाँ तक जो कराया क्या आप लोगों को क्लियर है? क्या यहाँ तक जो कराया दैट इज क्लियर टू ऑल? मैम ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चेक। चेक के बारे में मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, चेक को मे भी देखा भी हो एंड इवन चेक की वर्किंग का भी सबको ऑलमोस्ट पता होता है, ठीक है। अ चेक इज अ मीन बाय व्हिच अ पर्सन हु हैज फंड इन द हैंड ऑफ बैंक विथड्रॉ द सेम और सम पार्ट ऑफ इट। चेक एक बेसिकली एक तरीका है जिससे एक पर्सन जिसके बैंक में पैसे हैं वो उन पैसों को निकलवाता है या फिर किसी को ट्रांसफर करता है। A check is a kind of bill of exchange, ये एक bill of exchange भी है। It has additional qualification, इसके अंदर bill of exchange से कुछ extra qualities होती हैं। It is always drawn on the specified banker, यानी जो चेक है बेसिकली सिर्फ आपके बैंक से ड्रॉ होता है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज का ऐसा कोई रूल नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहीं पे भी यूज किया जा सकता है।
इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी डेज ऑफ ग्रेस, यानी ये हमेशा डिमांड के ऊपर पे किया जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको ये इतने मतलब आपका जो चेक है वो आपको मतलब इतने दिन में पे करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो चेक है जब आप जाके अपना कैश करवाना चाहो बैंक में कैश करवा सकते हो। बस एक छोटी सी लिमिट होती है चेक के ऊपर कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको वो चेक को कैश कराना होता है, अदरवाइज फिर वो 3 मंथ के बाद में कैश जो है आपका सॉरी चेक जो है वो आपका कैंसिल कर दिया जाता है। बैंक उसको कभी भी कैश नहीं करेगा अगर 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। नेगोशिएशन की बात करें, नेगोशिएशन क्या होता है? वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is its transferability. A negotiable instrument may be transferred from one person to another in either of the following ways: negotiation or by assignment. नेगोशिएशन दो तरीके, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली इसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और जो ट्रांसफर है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किया जाता है, और ये दो तरीके से हो सकता है, पहला नेगोशिएशन से, दूसरा असाइनमेंट से।